अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, बिज़नेस के हवाले से अगर बात की जाए तो हम जिन भी लोगों से मिलते हैं तो उन सब का यही कहना होता है कि वो अजीब अजीब ही मखमसे का शिकार हैं कि पता नहीं कंट्री में क्या हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी जो है वो आगे किस तरह से बढ़ेगी। हर आदमी परेशानी में दिखाई देता है और बड़े बड़े जो बिज़नेसमैन हैं वो आपने देखा ही होगा, मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बंद करने के ऐलानात हो रहे हैं, लोगों की बेरोज़गारी के हवाले से बातें हो रही हैं और अल्लाह करे कि उस सूरत हाल में बेहतरी आए। उसके साथ साथ एक ऐसा सेक्टर जिसने कोरोना के दौरान भी मईशत को सहारा दिया और जैसे भी हालात रहे वो कुछ ना कुछ चलता रहा, उसका पहिया भले उसकी रफ्तार सुस्त रही लेकिन फिर भी वो चलता रहा। रियल इस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें अब भी उम्मीद है और जो उससे वाबस्ता जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अब भी रियल इस्टेट सेक्टर में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर इसे थोड़ा सा प्लानिंग से और अगर इसे थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए तो इससे मुल्क की मईशत में एक अहम जो है वो पेशरफ्त हो सकती है, मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सकती है। हम आज अपने पहले सेगमेंट में रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है मैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जवाद साहब, जो कि CEO हैं MJ ग्रुप ऑफ कंपनीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। बहुत शुक्रिया आपका जवाद साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मसूद सादिक साहब, जो कि MJ ग्रुप के डायरेक्टर हैं। मसूद साहब शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ मेमन साहब, जो डायरेक्टर मार्केटिंग हैं MJ ग्रुप के। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ मेमन साहब। जवाद साहब, आपसे गुफ्तगू का हम आगाज़ करना चाहेंगे। पहले तो अपने ग्रुप के बारे में बताइए कि आपका ग्रुप क्या है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप कर चुके हैं या आप करने वाले हैं। लेके आगे चल रहे हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट आप समझ लें इस वक्त जो है 15 लाख से लेके 22 लाख रुपए तक 120 गज का प्लॉट है। तो आप बैतुल सलाम पे आप काम कर रहे हैं। बैतुल सलाम पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ साथ जो हमारा सेकेंड स्टेप है, जो पब्लिक की डिमांड है, इसमें पूरे पाकिस्तान में लो कॉस्ट की जो है रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमारी चाइनीज़ कंपनी से बातचीत चल रही है, जो कि प्री फैब्रिकेशन फ्लैट बनाती है। उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाके जिसकी जो कॉस्ट है समझ लें ऑलमोस्ट 50% कम है RCC के मुकाबले में। अच्छा, तो इस तरह से आप जो पब्लिक को है फैसिलिट होगा, सस्ते घर प्रोवाइड होंगे, ये हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा विज़न है। चलिए हम इस पे भी आगे चल के बात करते हैं। मसूद सादिक साहब, आप ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है मईशत की, पाकिस्तान की मईशत की, उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि रियल इस्टेट के शोबे में तरक्की के कितने इम्कान हैं। जी, इस वक्त तो जो सूरत हाल है सियासी और जो मुल्की हालात हैं उसके मुताबिक इस वक्त कोई अच्छी ऐसे ही है रियल इस्टेट की जैसे कि सबकी चल रही है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-4 महीनों में कुछ इसमें बेहतरी आएगी। जैसे कि सूरत हाल है, इसको बेहतर होने की उम्मीद तो है इलेक्शंस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। और अगर इसमें बेहतरी आती है तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि ये भी बहुत बेहतर होगी। लेकिन एक बात देखने में आती है कि अमूमन आप लोग जैसे कह रहे हैं और बिजनेसमैन बाकी भी लोग कहते हैं कि सूरत हाल जो है वो ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है, और जो बिल्डर्स हैं, आबाद के भी लोग हैं, वो भी ये बात कहते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आए दिन या हर चंद हफ्ते बाद कहीं ना कहीं ओपनिंग हो रही होती है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही होती हैं। तो फिर वो कैसे हो रहा था? देखें, ज़रूरत तो है, डिमांड एंड सप्लाई का मसला तो है। यहाँ रिक्वायरमेंट तो है कि जी यहाँ मज़ीद से मज़ीद बने, जितनी यहाँ की ज़रूरत है वो अभी भी पूरी नहीं हो रही। तो इस लिहाज से यहाँ काम तो हो रहा है और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। जैसे भी हालात होंगे, ये तो लोगों की ज़रूरत तो है कि जी यहाँ मकान मज़ीद बने, नई सोसाइटीज़ बने, उसके लिए गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रहा है, हम भी उसी में अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। राइट। आसिफ मेमन साहब, आपके पास जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, तो फिर सेल्स के जो टारगेट्स हैं या उस तरह से उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप बताइए कि आजकल की सूरत हाल में आप कैसे प्रोजेक्ट को मार्केट करते हैं और लोगों को कैसे आप अट्रैक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो साहब, सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क की इकोनॉमी का, और इस दौरान अगर हम
मार्केटिंग जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केटिंग एक बड़ा पावरफुल ये सेक्टर होता है। जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपके मुल्क की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, और आपका जो ओवरसीज से क्लाइंट वो यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग करेगा, जिससे आपके ज़रिए मुबादला आएगा। लेकिन जब तक ये सियासी सूरत हाल सही नहीं होंगी ना, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सही नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले हमारी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, उसको दुरुस्त होना लाजमी है। चाहे हम लोग मार्केटिंग करें या कोई भी करे, पाकिस्तान की जो मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है ना, अब वो आपका जो है ये सारा ये प्रॉपर्टी सेक्टर है। एक तो टेक्सटाइल सेक्टर था और दूसरा जो आपका जो है प्रॉपर्टी सेक्टर है। ये आपकी दोनों ये रीढ़ की हड्डी है। अब जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएंगी तो आप खुद सोचें पाकिस्तान किस हाल में होगा। अभी खुदा न खासा टूटी तो नहीं है ना? बस टूट रही है। मैं तो कहता हूँ कि अब भी ये लोग होश के नाखून लें, और ये है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम सब पाकिस्तानी है। एक दफ़ा थोड़ी सी हिम्मत कर लें, सारे गिले शिकवे को ख़त्म करें, इकोनॉमी को सही करें, जो भी इलेक्शन का मसला है उसको करवाएं, जान छोड़ाएं। इस कौम का जो ये मसला है इसको ख़त्म करें। अगर ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपकी इकोनॉमी भी सही होगी, आपका बाहर से ओवरसीज भी आएगा, आपके ज़रिए मुबादला भी आएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक तो आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन के रेट हाई से हाई होते जा रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आप उसको पहुँच ही नहीं सकते हो, तो कैसे चलेगा? मट्टी आपका सीमेंट महंगा है, आपका सीरिया महंगा है, आपका टोटल सिस्टम, आपका जितना इंपोर्ट सिस्टम है वो भी ख़त्म हुआ है। डॉलर है नहीं कि हम बाहर से चीज़ों को मंगाएं। हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बनती नहीं है, टाइल हैं, एसेसरीज हैं, जो आपके बिल्डर के प्रोग्राम के अंदर में सारी बिल्डिंग में जो एसेसरीज जो लगती है वो सारा बाहर से ही आता है ना। पाकिस्तान में कौन से इसके हैं? जवाद साहब आपकी तरफ आएंगे। आप ये बताइए कि जब आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, पहले तो बताइए आपने अपना कोई प्रोजेक्ट किया है अभी? Previously? पहले तो हमारा किसी के साथ था कंसल्ट, मरहूम रफ़ीक जापान वाला साहब, तो रिसेंटली लास्ट ईयर वो इंतकाल कर गए, कल इनकी बरसी थी, उनके साथ थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नए विज़न को, उनके विज़न को लेके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इकरा आयशा रेजिडेंसी में भी हमने वर्क किया है। अब इसको बैतुल तो सलाम अभी आपका ज़्यादा फोकस जो है वो मार्केटिंग साइड पे है? फिलहाल मार्केटिंग साइड पे, और इस वक्त हम बैतुल सलाम व्यू को स्पेशली फोकस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इकरा आयशा रेजिडेंसी को काम किया है। अच्छा, ये बताइए कि बैतुल सलाम व्यू को ही क्यों आप फोकस कर रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि बैतुल सलाम व्यू के अंदर शहर में तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि एक तो वो कराची के अंदर आता है, और जिस कॉस्ट के अंदर वहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट्स हैं, उसमें ये है कि पब्लिक को फैसिलिटी मिलेगी, हर इंसान के लिए उसमें फैसिलिटी है। जो 5 साल की किस्तों के अंदर उसकी पेमेंट है 15 से 22 लाख रुपए। आप पता है कराची में आज कहाँ मिलता है। तो इस वजह से हमने उस जगह को पहले किया है कि हम पहले इस जगह से हम आगे चलें, फिर इसके बाद हमारा जो विज़न है हम उसको आगे लेके चलेंगे, तो नेक नियति के साथ होगा। इस काम के अंदर ये है कि बरकत भी बहुत है, बशर्ते है कि इसको ईमानदारी और नेक नियति के साथ किया जाए। राइट। और ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इसी यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक ही रहा है या आप किसी और फील्ड से फिर इधर आपने स्विच किया है? मेरा जो है मैंने स्विच किया है। इससे पहले जो था मेरा अपने कार शोरूम है, जो कि आज भी है, एक्सट्रीम मोटर के नाम से खालिद बिन वलीद पे है। उसके बाद मैंने तकरीबन लास्ट 5 साल से आरजी ग्रुप के साथ रफ़ीक जापान वालों को ज्वाइन किया। उनके इंतकाल के बाद फिर मैंने अपने ग्रुप लॉन्च किया है, जिसमें मेरे साथ मसूद साहब हैं डायरेक्टर, आसिफ भाई हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारा ये देखते हैं। राइट। हम इस विज़न के साथ फिलहाल आगे चल रहे हैं। बाकी नेक नियत ये रही तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी बहुत मिली, और आगे भी उम्मीद है कि बहुत कामयाबी मिलेगी। राइट, सही। और मसूद साहब, आपके ख्याल में कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो नहीं हो सके इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से असल में कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह जो है वो ये है कि वहाँ से कोई इतनी अच्छी वो नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ ज़मीन का बड़ा इशू है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारी जो टीम है वो पूरा चेक करके ज़मीन सही सर्वे लैंड के ऊपर काम कर रही है। अब यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग ऐसे उसके ऊपर कर रहे हैं जो नाकलाज हैं या जो मामलात हैं, उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो इस वजह से लोग भी अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं और वहाँ मुश्किलात का भी शिकार ये सिलसिला है। तो कैसे लोग सेव करें और कैसे ऐसी जगह ढूंढें कि जहां उन्हें यकीन आ जाए या उन्हें यकीन दिलाया जाए कि यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है और कोई आपके पैसे लेके भागेगा नहीं, कोई एक का चार नहीं करेगा, कोई 4 फाइलें नहीं होंगी, बाद में पता चला कि प्लॉट तो आपने दे दिया
एंड पे जब लोग खड़े हुए हैं तो वो 4 उसके जो है ना दावेदार निकल आए सामने, इसको कैसे इंश्योर करेंगे और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, इसके लिए जो पेपर्स हैं उनको चेक करना ज़रूरी है, और फिर डिपार्टमेंट से जो एनओसीज़ हैं वो देखी जाएं। हमारे यहाँ तो जो एक पूरा प्रोसीजर है उस पर चेक करने के बाद ही उनको वो दिया जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि जी ऐसा अगर होता भी है तो वो मेरे ख्याल में जो लोग नहीं बनाना चाहते या जो लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए करते हैं वो तो करते होंगे। हमारा तो इरादा है कि जी हम किसी इन्वेस्टर को नहीं देंगे, हम उसी को देंगे जो एंड यूज़र हो, जिसको ज़रूरत हो, जिसको घर की ज़रूरत है, और इतने लो कॉस्ट रखे इसीलिए दिया ही उसको जाएगा इंशाल्लाह कि जो इससे मुस्तफ़ीद। राइट। और आसिम मेमन साहब बताइए, आपके प्रोजेक्ट की ख़ास बात क्या है? और वहाँ पर जैसे मसूद साहब ने कहा, कब तक वहाँ पे लोग जिन्होंने प्लॉट लिए होंगे वो क्या वहाँ रिहाइश भी अख्तियार कर सकेंगे? क्या वहाँ ऐसी सहूलत है? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहाँ तक रास्ता जाता है? पानी है वहाँ पे, बिजली है, गैस है, कोई इस तरह की, या कब तक उम्मीद है? नहीं बिल्कुल है, वहाँ पे पानी भी है, बिजली भी है, सारी चीज़ें कराची की हदूद के अंदर में ही है, कराची में ही है, एमडीए पे है। और बिल्कुल वहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-1.5 साल के अंदर में वहाँ पे अच्छी खासी आबादी एरियाज़ में। और मेरे हिसाब से 60-1.5 साल के अंदर में आप अपना घर जब बना सकते हैं तो आप वहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ये आपका जो सुपर हाईवे पे इस तरह नहीं है कि जहाँ पे आबादी बिल्कुल नहीं है, कराची की हदूद के अंदर में ही है। और दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से ये लो तबका या मीडियम तबके के लिए ये बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट है, कि उसकी कॉस्ट बहुत कम है। फिर ये है कि आरसीसी की जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुई है, जो अपने सीईओ साहब, जो अपने जवाद साहब ने बताया, तो सही कह रहे हैं कि फैब्रिकेशन की वजह से जो है उसकी कॉस्ट कम हो सकती है। तो ये है कि लोगों के पास घर नहीं है, काफ़ी ऐसे मामला थे, तो उसमें ये बना कि आप इसमें जल्द से जल्द रैश भी कर सकते हो, क्योंकि एक तो लो कॉस्ट है, उसमें एक उनको यहाँ बचत होती है। देखो सीधी सी 15 से 20 लाख फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, और 10-15 लाख यानी 30 से 35 लाख रुपए में आपका एक तैयार आपका जो है आपका अपना विलास बन सकता है। चलें प्री फैब्रिकेटेड घरों के हवाले से फिर जवाद साहब से पूछते हैं। जवाद साहब बताइए, क्या प्लान है आपके पास प्री फैब्रिकेटेड घरों के हवाले से? बताइए। ये चीज़ है ना कि एक तो इसमें टाइम भी बचता है, कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट भी बचती है, दूसरा ये हीट प्रूफ भी है, बहुत से इसके फ़ायदे हैं। हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाती है चाइनीज़ कंपनी से, तो इंशाल्लाह हम इसको लॉन्च करेंगे। ऐसे घर यहाँ पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं पाकिस्तान में? पंजाब में हुए हैं, कराची में भी नहीं हुए। तो इंशाल्लाह हमारी डिस्कस के बाद जब हम इसको करेंगे तो हमारी कोशिश है कि हम इसी प्रोजेक्ट पे लाएं सबसे पहले, ताकि पब्लिक देखे, पब्लिक को अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ है। कि हमारे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा हमें जो डिस्कस हुई है, बहुत से बेनिफिट है। एक तो हीट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, उसमें जो आपके टाइमिंग है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं 120 गज पे, जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, ये आपके 15 दिन में रेडी हो जाएगा। और कॉस्ट भी आपकी बनी तो 50% इसकी चार्ज होती है। नहीं, 120 गज के घर की अंदाजन कीमत कितनी होगी? 120 गज की कीमत अभी आप आज के अगर आरसीसी करवाने रफ जाते आइडिया। हैं, अगर ये आप इस पे फैब्रिकेशन पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 15-20 लाख रुपए के करीब होगी। 120 गज में? 15 से 20 लाख रुपए। अच्छा, जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन आप करते हैं? नॉर्मल कंस्ट्रक्शन उसी तो तरह आपकी की। काफ़ी है। पहले अख्तर साहब, पहले 18 से 2000 तक जो आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाती थी, अब वही कंस्ट्रक्शन आपकी 4-4.5 रुपये जा रही है। कहाँ से अफोर्ड करेंगे? डबल रेट है, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? नहीं कर सकते ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बड़ी मज़े की बात है, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाता रहता हूँ, मलेशिया है, जैसे ओमान है, बहुत सी कंट्री में, वहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ की गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, जो जिनके पास घर नहीं होता है ना, उसको 25 साल से लेके 50 साल तक जो है ना, उनकी गवर्नमेंट उनकी आवाम को सपोर्ट करती है, कर्ज देती है उनको? कर्ज देती है, और 50 साल में आप भरो। अगर खुदा न खास्ते उनके जैसे पेरेंट्स भी अगर चले भी जाते हैं, उनकी औलादी भी भरती हैं। क्यों यहाँ पे तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना, जब एक नस्ल जब दूसरी आती है तो वो तकलीफ में आ जाती है, पहली वाली पूरी नहीं है, दूसरी तकलीफ में, फिर तीसरी तकलीफ में। यहाँ तो बेड़ा गर्क हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम है नहीं। अगर ये सिस्टम भी अगर हो जाए ना, अगर 25 से 50 साल की किस्तों पे अगर ये मकान देती है ना, खास करके मीडियम तबके, लो तबकों को, तो मैं कहता हूँ कि उनकी जो ये ज़रूरत पूरी हो सकती है। HBFC तो है ना यहाँ पे, वो उस तरह से फाल नहीं है, लेकिन फाल नहीं है ना, वो ये ना इसका वर्किंग नहीं है, सारी काम की वर्किंग नहीं है, प्रोसीजर बड़ा लंबा है उसका। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो ये मसला ये है ना, प्रोसीजर एक तो लंबा होता है, बड़ी खाना पूरी बहुत लंबी हो जाती है, तो बेचारा करते करते वो दुनिया से निकल जाता है मेरे। लेकिन ये अब जैसे फैब्रिकेटेड घरों की बात हो रही है, तो आपने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने इसका कोई डिमांड का कोई सर्वे किया है, कोई मार्केट चेक की है, लोगों से फीडबैक लिया है, लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें कि इस तरफ आए?
नहीं, बिल्कुल इसमें हमने मार्केट सर्वे तो किया है और ये है कि इसकी डिमांड है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, आरसीसी जब आपका महंगा पड़ेगा तो आप क्या करोगे? इसका आकर नेमो बदल तो यही है, फैब्रिकेशन वाला यही वाला नहीं है। तो आपने भी अगर यही काम किया है कि आज आप कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख में 120 गज का घर बना के दे देंगे हम, हाँ, फिर पता चला बुकिंग लोगों ने शुरू कर दी, फिर 1 महीने बाद आप बोलेंगे नहीं अब तो ड्यूटी बढ़ गई और अब तो इंपोर्ट में भी मसला हो गया, टैक्स भी बढ़ गए, ये भी हो गया वो भी हो गया, तो फिर आप इसको खींचतान के फिर आगे ले जाएंगे तो इसकी क्या करेंगे? कंपनीज पाकिस्तान के अंदर लग चुकी हैं, अच्छा, पंजाब के अंदर प्रोडक्शन यहाँ है, हाँ, इंडस्ट्री लग चुकी है, इंडस्ट्री लग रही है, लग चुकी है। उन्हीं से हमने डिस्कस चल रही है ताकि ये सारे इंपोर्ट का सारा चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो वो लोकली सारी चीजें तैयार होकर यहीं आपको मिल जाएंगी। भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है इस वक्त जो है आरसीसी पे आप जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है। इस वक्त आप देखा जाए जो अपने हाउसिंग और एक बहुत बड़ा कॉस्ट का भी फैक्टर है ना, कॉस्ट का भी फैक्टर है। उस वक्त देखिए तो हाउसिंग जो हुआ है बैक अपने लॉकडाउन जो हुआ है बैक में, अब हाउसिंग के उस पर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ घरों की खपत है, ठीक है, जो कि है 2 करोड़। तो इतना बड़ा जो इसका गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को, बिल्डर्स को, अदर्स कंपनीज को, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, गवर्नमेंट को इस तरह का राय अमल बनाना पड़ेगा कि काम स्पीड से हो, जो कि सालाना इनकी जो 7 लाख घरों की जो डिमांड है जो पूरी हो सके। तो लास्ट जो बैकलॉग हुआ है इसमें सारे काम आगे पीछे हो गया है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को पूरे करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब जो एक रिसर्च है हमारी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची के अंदर इस वक्त डेली बेस पे 1000 लोग आते हैं जॉब्स के सिलसिले में, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान के मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। तो जिस तरह हमारे यहाँ जो हालात चल रहे हैं, तो अगर उनको रिहाइश की ज़रूरत होती है, रिहाइश नहीं मिलती, रोड बनते हैं, कच्ची आबादियाँ बनती हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं रहे, इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है लाएअमल बनाना। तो ये बताइए कि प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस के हवाले से सिर्फ ग्राउंड पे ही उसे बनाया जा सकता है या उसके फ्लोर्स भी बन सकते हैं? कितना मजबूत होता है? ग्राउंड प्लस फर्स्ट ईजी वे में होता है। अच्छा। इसकी मजबूती भी है, इसकी 70 से 80 साल की ऑलमोस्ट कंपनी जो है लाइफ देती है। अच्छा, और हर चीज़ से महफूज है। आपकी नॉर्मली जो हीट जो होती है, जब नॉर्मली आरसीसी का घर बनाते हैं, जो उसकी गरमाइश होती है, जो आपका घर गर्म होता है, ये प्री फैब्रिकेशन में ऐसा नहीं है, के मुकाबले में काफ़ी कम है, हीट प्रूफ भी है ये। और सर्दियों में क्या सूरत हाल होती है? सर्दियों में भी नॉर्मल है, सर्दियों में सर्दी कम होती है, सर्दियों में नॉर्मल है। हर लिहाज से ये हीट अपने समझ लेने का आरसीसी से बेहतर है। और ये बताइए कि उसमें स्पेस, जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है, जैसे आपको ओपन स्पेस छोड़ना है, बाकी स्पेसेस हैं, तो इसमें भी इसकी कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह से एज कंपेयर टू कंक्रीट कंस्ट्रक्शन ही होती है, उसी साइजेस में ही होते हैं, या इसके साइज कुछ छोटा होता है? साइजेस में होती है, तो सेम साइजेस में होता है, मेजरमेंट वगैरह सेम जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो जाता है। आपकी जितनी लैंड है ना उसके हिसाब से बनेगा ना, ये जितनी लैंड, अगर 120 की लैंड है उसके हिसाब से बनेगा। अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है, वो 120 के हदूद में, जैसे 500 की अगर आपकी जगह है, तो उसमें भी आप 200-250 के ऊपर भी आप बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने गज तक का मकान फैब्रिकेटेड बना सकते हैं? ये तकरीबन 120 तक सक्सेस है इस वक्त जो है, आगे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और फिर वापस आते हैं आपकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? फारूक साहब। जी फारूक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अपने पीछे टीवी को बंद कर दें जरा, टीवी की आवाज़ कम कर दें। क्या पूछना चाहते हैं फारूक साहब? तो ये आपका ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा रहे हैं कराची में? फारूक साहब, आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। क्या सवाल है आपका जनाब फारूक साहब? मैं मोहम्मद शरीफ बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा था ये प्रोजेक्ट आप लोग कहाँ लगा रहे हैं कराची में? कहाँ लगा रहे हैं कौन सी जगह? ये फैब्रिकेटेड हाउसेज वाला जो हम बात करें? जी 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 जी, वही। अच्छा, ये कोई एज सच प्रोजेक्ट कहीं नहीं लगा रहे हैं, ये तो आपकी ज़रूरत पे है। आप बताएं जवाब साहब कि जिसको जहाँ ज़रूरत होगी वहीं जाके लगा के देंगे आप? वहाँ जाके लगवाएंगे। और इस वक्त प्रोजेक्ट जो है, हमारे प्रोजेक्ट पे इस वक्त इस पर हम वर्क नहीं कर रहे। ये कि जब तक हमारा डिस्कस नहीं होता, हम खुद सेटिस्फाई नहीं होता, हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे हमारे प्रोजेक्ट। तो कब तक आप लॉन्च करेंगे? चूंकि देखने वाले नाज़रीन देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, तो क्या इम्कान है कब तक? 2023 में इंशाल्लाह लॉन्च होगा। एक साल के अंदर? जी, एक साल के अंदर मिलेगा। सिंध में हो जाएगा, कराची में हो जाएगा? कराची में ही होगा, बल्ली पे ही होगा, इंशाल्लाह होगा। अच्छा, तो क्या वहीं इकरा रेजिडेंशियल में ही करने का प्लान है आपका? वहीं से शुरुआत करेंगे? जी, वहीं से बेतुसलाम। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने कॉल की और आपकी गुफ्तगू भी सुनी हमारे मेहमानों ने। और राइट, तो उसमें आप साइज़ के वाले से बता रहे थे कि 120 से ज़्यादा का भी बना सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं 400 गज है या किसी का एक नहीं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये कि ये 2 पीस में बन सकता है। 120 से लेके
जैसे 120 120 यानी दो को आप इस तरह अलग अलग करके हाँ इसको आप ज्वाइंट कर सकते हो। आप डायरेक्ट बड़ा बनाने जाओगे तो बड़ा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा ये, कि अभी 120 का ही मिला है टारगेट, यानी इसको दो पीस में, दो हिस्सों में आप बना सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ 40 120 में 240। 240 में बना सकते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, राइट। और बारिशों वगैरह के हवाले से भी सब चीज़ें, हाँ, हर चीज़ से, हर जलजला बारिश है, हर चीज़ से। जल्जले से भी हाँ हाँ अर्थक्वेक प्रूफ है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा राइट। और हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, और इसी दौरान जवाद साहब ने बताया कि इनकी कंपनी ये प्लान कर रही है कि फैब्रिकेटेड हाउसेस जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराए जाएं कराची में ख़ास तौर पर, और पूरे सिंध में भी या पूरे पाकिस्तान में भी शायद इनका प्लान हो। तो जनाब, बात हो रही है फैब्रिकेटेड हाउसेस के हवाले से। आज भी खबर है कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया है काफ़ी शहरों में, तो ज़लज़ले तो आते रहते हैं, और कराची में भी इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। फॉल्ट लाइन पे पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ जो आते हैं, तो ज़लज़ले की शिद्दत कितनी बर्दाश्त कर सकता है ये घर? में जो जहाँ तक अभी हमने इस पर रिसर्च किया है 7.5 स्केल तक, 10.5 तक बर्दाश्त कर सकता बिल्कुल बर्दाश्त कर सकता है। है। तो ये बताइए कि ये जब आपने इस पर वर्किंग की है तो गवर्नमेंट से भी कोई आपकी इस पर बात हुई है, या आप टोटली इन्वेस्टमेंट आप लोग खुद आपकी कंपनी करेगी, या इसमें आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होगी? इन्वेस्टमेंट जो एक तो हमारी कंपनी जो है वो जो जो इनका शेड्यूल है मंथली बेस पे, जो इंस्टॉलमेंट पे है, उस पर हमारी कंपनी करेगी। अदरवाइज जो हैं, जो लोग हैं जो हमसे प्लॉट लेंगे, अगर वो इसको कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हम इनको ये सजेस्ट करेंगे कि आप इस पे जाएं बनिस्बत आरसीसी के। अच्छा, जिनके पास बजट की कमी है तो हम उसको इस पर डाइवर्ट करेंगे कि आप इस पे आ जाएं, क्योंकि हर तरह से सिक्योर्ड है। आम घर में तो अमूमन साल बाद 2 साल बाद, बहुत खींच लिया तो 2.5-3 साल बाद कलर वलर कराना पड़ता है, रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है, ये वो, इसका क्या खर्चा? मेंटेनेंस तो देखिए हर चीज़ की होती है ना अथर भाई। अब इसकी मेंटेनेंस में जब हम इसको लाएंगे तब जाके आगे जाके देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट आता है। हमारी अभी रिसर्च प्रॉपर चल रही है, कंपनी से डिस्कशन चल रही है, हम हर चीज़ से तो वैसे satisfied चाइनीज़ कंपनी क्या कहती है कि इसके चाइनीज़ कंपनी मेंटेनेंस पे कहती है- कितना खर्चा? कहते हैं इसके मेंटेनेंस के इतने अखराजात नहीं है। चाइनीज़ नहीं कंपनी तो इसके 70 से 80 साल की लाइफ की गारंटी भी देती है, हर तरह से हीट प्रूफ, हर तरह से अपने फायर प्रूफ, हर चीज़ से, आग लगने से भी उसमें हर चीज़ की इसमें वो है। राइट। तो मसूद साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इससे जो घरों की डिमांड है और जो बैकलॉग है, और उसमें हर साल इजाफा ही होता जा रहा है, उसको हम मीट ही नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट प्लान करती है और उसके बाद फिर वो लाल बत्ती के पीछे लगा देती है, फिर आगे पीछे हो जाता है, पता चलता है इसी में सुबह आप उठते हैं बोलते हैं गवर्नमेंट ही नहीं है, अब दूसरी आ गई, अब वो उसके अपने प्लान्स होते हैं। बैकलॉग की वजह से सालाना डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही ना आपकी हमारी। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि इससे फैब्रिकेटेड हाउसेस जो हैं वो क्या पाकिस्तान की घरों की डिमांड का हल है, उसमें सोल्यूशन है? जी यकीनन सोल्यूशन तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे अलावा भी कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और लोग जाएं तो फिर मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम का बड़ा वो है कि टाइम बड़ा कम लग रहा है, उसमें आपको साल भर लग जाता है, ये आप 2 हफ्ते में कर लेंगे। यकीनन है तो सही, लेकिन जितना बड़ा इस वक्त खला है वो खाली हमारी कंपनी नहीं पूरा कर सकती, उसके लिए बाकी लोगों को भी निकलना पड़ेगा, करेंगे, लोगों की ज़रूरत भी है। आपके सामने वो तो लाइव कॉल भी एक आ गई, आपकी बातें सुन के लोग तो अभी से फ़ोन करना शुरू कर देंगे आपको कि हम बनवाना है, आ जाएं। हाँ जी, यकीनन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिसको भी हम सर्विस दे सकते हैं उसको देंगे। वो तकलीफ में जब भी दोस्ती खोल पे ही कहा है। हाँ, नहीं ये तो इंटरेस्टिंग बात भी है, हाँ अट्रैक्ट तो करती है लोगों को। ज़ाहिर है यहाँ पे आप नॉर्मली आप घर बनाने जाएं तो पहले आपके हाथ में 50 लाख रुपए हों तो आप शुरू करें, वरना अदरवाइज़ तो आप लेके बैठे ही रहें। और फिर बंदा अब तो ये भी नहीं सोच सकता कि भाई चलें कीमतें नीचे आ जाएंगी तो फिर बना लेंगे। अब तो पिछला आप ट्रेंड देखें तो उसमें तो कीमतें नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही, तो उसमें जो है वो कैसे करेंगे। और आसिफ साहब ये बताइए कि आप जो प्रोजेक्ट अभी सब मार्केट कर रहे हैं इकरा आयशा के हवाले से, तो उसमें आपके ख्याल में कितनी आमदनी तक के जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं? उसमें क्या इंस्टॉलमेंट्स क्या बनती हैं, डाउन पेमेंट क्या बन रही है? मेरे हिसाब से अगर जिसकी सेविंग जो है जैसे 25 से 30 हज़ार रुपये है ना, तो वो तो कर सकता है। अच्छा, अगर उससे कम है तो वो नहीं कर सकता। कम से कम ये है कि 20-25 की एवरेज भी आ जाती है, जो मंथली अदा कर सकता है वो कर सकता है। फिर सीधी सी बात, हम जैसे किसी कोई फ्लैट भी लेते हैं तो वो भी 25 से लेके 30 हज़ार तक रेंटल मिल जाता है। तो उसकी जगह अगर इसमें अगर करके और अपना ये प्लॉट बना लेता है तो उसको इसको रेंटल से जान छूट जाएंगी, उसका अपना प्रोजेक्ट अपना घर बन जाएगा।
थोड़ी सी तकलीफ होंगी, 1 साल की तकलीफ होंगी, 1 साल के बाद ये अपने खुद अपने घर के अंदर में इसको रेंट देने की ज़रूरत नहीं, ये अपने घर पे रह सकते हैं। थोड़ी सी तकलीफ, सीधी सी बात है। एक चीज़ है, मैं आपको एक बात कहूँ कि सबसे बड़ा जो मेन जो मसला है वो है इकोनॉमी का। अभी आपने जो कहा कि हमने अभी 50 लाख रुपए जमा किए, ये जो डॉलर जो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है और हमारा जो पैसा बिल्कुल नीचे डाउन होता जा रहा है, तो ये आगे जाके 50 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं रखेगी। राइट, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम आपके पास वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? चलें, लाइन ड्रॉप हो गई। तो अमूमन तो ये है ना कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं अभी हम देखते रहते हैं, उसकी मार्केटिंग भी होती रहती है, तो वो कहते हैं आप 2 लाख रुपए भी ले आएँ दे दें, 3 लाख दे दें, 2.5 लाख दे दें और प्लॉट बुक कर लें, और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो आप 5,000 से शुरू है, कोई 8,000 ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, इस तरह से भी। तो इसमें भी ऐसा ऑप्शन है? देखो 5-10 हज़ार वाली जो होती है ना, जो स्कीमें होती है ना, वो थोड़ा लंबा टाइम होती है, 10 साल 15 साल इस तरह की। 20-25 हज़ार वाली जो स्कीम है या 50 हज़ार वाली स्कीम है, वो तो फिर भी समझ में आती है, साल के अंदर 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर में आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो आप अपने घर पे चले जा सकते हैं, बना भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फ़र्क है 5,000 और 25,000 में फ़र्क तो है ना। मुझे बताएं कौन सा ऐसी जगह जो 5,000 में आपको दे देगा। जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे तो आपको बिल्डर कैसे सपोर्ट करेगा 5,000 में? हाँ, ये तो मैं नहीं मानता। 5 से 10 हज़ार वाली इसकी मैं नहीं मानता। नहीं, राइट। जवाब साहब, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिरी बात हम यही कहेंगे कि बस रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसके अंदर अगर आप नेक नीयती से काम करें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको हम लेके चल रहे हैं। बाकी जैसे हमारी पब्लिक है वो इस चीज़ को समझे, पब्लिक को भी अवेयरनेस आ जाए भाई कौन सही है कौन गलत है, राइट। हर चीज़ वेरीफाई करें। हम ये कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑथेंटिक है, जैसे चाहे जिस तरीके से चेक करें, हम अनलीगल काम उसमें नहीं जाते, जो ऑथेंटिक होता है उसी पे वर्क करते हैं, अदरवाइज हम किसी उस नए प्रोजेक्ट पे नहीं जाते। चलें, राइट। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, गज़न सर बात कर रहा हूँ। जी जनाब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो ये इनको केडीए से या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो ये प्रोजेक्ट अपना बता रहे हैं, उसके लिए कोई इन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है कि वो इनको अलाउ करेंगे बनाने के लिए? आप प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस के हवाले से बात कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा। क्योंकि इनके केडीए के अपने बायलॉज होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है अपना, तो इन्होंने उस इदारे से परमिशन हासिल करी है जो ठीक लोगों है। को ये ऑफर कर रहे हैं? और ठीक है दूसरा, जनाब जी। ये मॉडल के तौर पे कुछ अपनी मिल के कोई कम्युनिटी क्यों नहीं दिखाते कि जहाँ पे हाँ, मॉडल ये भी दिखा अच्छा सके आइडिया और विजिट हो सके? अच्छा आइडिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। असल में हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आप बस आखिरी सवाल को आप में से कोई रिस्पॉन्ड कर दें कि इसके लिए बायलॉज वगैरह हैं, एसबी से आपसे आपको परमिशन लेनी होगी, आपको केडीए से परमिशन लेनी होगी या नहीं लेनी होगी, इसका क्या सिलसिला है? यकीनन लेनी होगी। पहले हमारी नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाए, फिर हम उनके साथ वो करते हैं, जितने भी अदारे हैं उनसे कंसल्ट करके एनओसीज लेके फिर इंशाल्लाह हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इस घर का भी नक्शा उसी तरह अप्रूवल के प्रोसेस में जाएगा जैसे बाकी कोई भी कंप्लीट जी हाँ, जी हाँ, डिपार्टमेंट्स के पास तो हमें जाना पड़ेगा। इसके बाद जाके ये सिस्टम बनता है। चलें, राइट। आप इस पे और रिसर्च, जैसे आपने कहा आपकी रिसर्च जारी है, तो जब आपकी रिसर्च जरा आगे बढ़ जाए, कुछ और चीज़ें हो जाएं, तो आप फिर हमें ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम अपने नाजरीन को फिर से बता सकें इस पर जो भी अपडेट है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब जवाद साहब, और जनाब मसूद साहब का शुक्रिया, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। ना तो मुल्क का बेड़ा पार हो जाए। चलें, इंशाल्लाह हम सबकी तो यही दुआ है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको एक और स्टोरी बताएंगे।